हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। 21 डेज चैलेंज के अंतर्गत आज हमारा है जी एडवांस अकाउंट का सेशन नंबर 3। सेशन नंबर 2 में एडवांस अकाउंट के पुत्र हमने बात करी थी ब्रांच अकाउंटिंग की, और ब्रांच अकाउंटिंग का सेशन 1 लगाया था जिसमें एक क्वेश्चन हमने किया था डेटर्स मेथड का और एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। तो एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हम करेंगे और साथ में फॉरेन ब्रांच का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करेंगे जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस जो है हमें गिवन होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा फॉरेन टू इंडियन करेंसी एंड देन टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग पैनल एंड द बैलेंस शीट। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? आइए जी, बिना समय गवाए आप और मैं चल पड़ते हैं। और जो बच्चे आगे सेशन में लाइक कर देना जी। हाँ जी, तो एडवांस अकाउंट का डे 3। जिन बच्चों को मन में डाउट है कि इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे जी हमारे टेलीग्राम चैनल से, ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता, जो नए नए आज पधारे हैं, उनको बता दें कि कॉस्ट के 3 सेशन और एफएमएसएम के 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और एडवांस अकाउंट का 3rd सेशन है, मतलब 9th क्यूमुलेटिव सेशन है आज हमारा। ठीक है भाई? क्या मेरी आवाज आपके जवां दिलों तक पहुंच रही है? मेरे पेन जी तुसी किथे हो? पेन जी हमारे यहां पर है, ये लीजिए। तो पूरा प्रॉपर स्टैंडर्डाइज मैनर में नोट्स बनाए गए हैं। जो भी नोट्स हैं, जो भी सेशन है, फर्स्ट पेज पर ही आपको पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट का सेशन है, कौन सा डे है और कौन सा चैप्टर है। तो एडवांस अकाउंट का डे 3 है जहां पर ब्रांच अकाउंटिंग का दूसरा सेशन हम कर रहे हैं। आइए जी, सीधा आपको ले चलते हैं प्रश्न के पास। क्वेश्चन हमारे सामने है पुत्र के अंदर जी, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन पुत्र बहुत ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम में, जहां पर इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? क्वेश्चन कहते हैं जर्नल एंट्रीज पास कर दीजिए। अब जर्नल एंट्री या तो क्वेश्चन एचओ की बुक्स में पूछ सकते हैं, या तो हेड ऑफिस या फिर ब्रांच की बुक्स में। तो ये वाला जो प्रश्न है इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्रांच के बुक्स में। आप मानकर चलिए कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ब्रांच की ही बुक्स है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कहता है जी, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस है 3500 रुपए एलोकेटेड टू दी ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच बुक्स। 3500 का रुपी है किसका? एचओ का। एचओ ने खर्चा किया, लेकिन एचओ कहता भाई मैं किस लिए जी रहा हूं, तुम ब्रांचेस के लिए ही तो जी रहा हूं। तो कहता मान लो एचओ ने खर्चा कर दिया जी अपना 15,000 रुपए का, तो कहता 3500 ब्रांच ए को डाल दो, 4500 ब्रांच बी को डाल दो, इतना सी को डाल दो, बाकी डी को डाल दो, एक्सेट्रा। तो कहते ब्रांच इसकी एंट्री किस प्रकार से करेगी? ब्रांच ने रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया है। ये जी देखते हैं। तो हम कह रहे हैं जी बुक्स ऑफ ब्रांच ए है पुत्र, जिहदे विच आपां कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, जिसमें हम कर रहे हैं जर्नल एंट्री। अगर ब्रांच खुद का कैश करती तो खुद का एक्सपेंस करती, सॉरी, तो क्या एंट्री होती? एक्सपेंस टू कैश या एक्सपेंस टू बैंक। इस बार आपने पेमेंट नहीं करी, खर्चा तो एचओ कर चुका है, पेमेंट की एंट्री खर्चे ने डाल दी, कैश बैंक की एंट्री एचओ ने डाल दी। आपने क्या करना है? एचओ ने कह दिया कि भैया ब्रांच सुनो, ये हमारा 3500 रुपए आज से तुम्हारा हो गया, आज से तेरा, वो वाला हो गया जी काम। तो ब्रांच कह रही अच्छा 35 रुपए खर्चा मेरा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करो भाई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा तो हमने दिया नहीं। पैसा कौन दे चुका है? ऑलरेडी एचओ। तो एक तरह से एचओ को हमने क्रेडिटर बना लिया, क्योंकि एचओ हमारे बिहाफ पर ऑलरेडी पैसा दे चुका है। तो एक्सपेंस टू एचओ करके पुत्र इसका एंट्री होगा। उसके बाद चलते हैं बी पॉइंट। कहता है जी डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स। कौन से एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है? फिक्स्ड एसेट। तो साइलेंट है लेकिन क्लियर है कि भैया ब्रांच के फिक्स्ड एसेट है, उसकी डेप्रिसिएशन है, लेकिन हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय द हेड ऑफिस। कहता लेकिन एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस ने रखा हुआ है, मतलब एसेट में कभी भी प्लस या माइनस करना है वो मेरे हाथ में है ही नहीं, एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस के पास है। कहता बताइए भाई 1500 रुपए की डेप्रिसिएशन है, हमने डाली नहीं, अब तक तो ब्रांच की एंट्री करेगी, खर्चा तो आपका ही है ना, डेप्रिसिएशन तो आप ही डालोगे। लेकिन अगर नॉर्मल सिनेरियो होता तो आप कहते डेप्रिसिएशन टू ब्रांच, आप कहते डेप्रिसिएशन टू, चाहे ब्रांच का नाम ना लिखते, सिंपल बोल देते फिक्स्ड एसेट। लेकिन इस बार क्योंकि एसेट का अकाउंट तो मेरे पास ही नहीं, तो मैं इस अकाउंट को तो क्रेडिट कर ही नहीं सकता। इसको क्रेडिट करने की पावर किसके पास है? एचओ के पास है। तो ये वाला, ओहो हो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ जी, तो ये है ब्रांच की बुक्स। अगर हम एचओ की बुक्स की बात करें तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट अकाउंट हो रहा है एचओ की बुक्स में क्रेडिट। और कौन सा? ब्रांच फिक्स्ड एसेट लिख देते हैं पूरा, 1 मिनट जी। टू पुत्र ब्रांच फिक्स्ड एसेट एचओ कर रहे हैं। तो बदले में क्या होगा? बदले में क्या होगा? एचओ अपनी बुक्स में कॉरस्पॉन्डिंग नेम लिखता है ब्रांच का, और ब्रांच अपने बुक्स में किसका लिखेगा? एचओ का लिखेगा। तो ये कहेगा जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ, 1500 रुपए से एवली पुत्र ट्रांजेक्शन करी जाएगी। आप चाहकर भी एसेट अकाउंट यहां पर नहीं लिख सकते, क्योंकि एसेट अकाउंट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। तीसरा पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर पुत्र की हो गया, ब्रांच पेड ₹2000 एज सैलरी टू एन एचओ इंस्पेक्टर, but the amount paid has been debited by branch to the salaries account।
कहते ब्रांच ने ना एक पेमेंट की सैलरी की 2000 की, किसको, एचओ इंस्पेक्टर को। लेकिन ब्रांच क्या किया, अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। ब्रांच ने क्या किया जी, एंट्री कर दी सैलरी टू कैश। भाई सैलरी वर्ड डेबिट करते अगर ये तुम्हारा इंप्लॉय होता, तुम्हारा इंप्लॉय तो है ही नहीं, किसका, एचओ का इंप्लॉय है, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी एचओ टू कैश। आप एचओ को डेटर बनाते कि भाई पैसा तो मैंने दे दिया लेकिन तेरे से मैं लूंगा बाद में, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती थी। तो ये थी रॉन्ग एंट्री, ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी इसकी, एचओ डेबिट होना था, एचओ तो डेबिट हो गई होगा, कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो चुका, और सैलरी गलती से आपने डेबिट कर दी तो सैलरी होगी पुत्र क्रेडिट, तो एंट्री होगी एचओ टू सैलरी। आइए देखें सी पॉइंट दी एंट्री पुत्र, ये लीजिए जी, एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 2000, और इसका एक छोटा सा नोट भी मैंने यहां पर दिखाया हुआ है सेम वे में कि करेक्ट एंट्री होनी थी एचओ टू कैश। ब्रांच ने पेमेंट करी है एचओ के इंस्पेक्टर को, तो इंप्लॉय वो एचओ का है, तो आपको एंट्री करनी थी एचओ टू कैश, आपने गलती से कर दी सैलरी डेबिट। अब क्रेडिट क्रेडिट तो ठीक है, इसलिए क्रेडिट का कोई लोचा नहीं है, लेकिन अब आपकी एंट्री क्या होगी, आपको एचओ को डेबिट होना था, भाई डेबिट करो, और सैलरी गलती से क्रेडिट आपने डेबिट कर दी तो उसको क्रेडिट करके उसका इंपैक्ट पुत्र नलिफाई कर दिया जाएगा। एक मिनट, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। कहता जी एचओ ने क्या किया, एचओ कलेक्टेड ₹10,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच बट नो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। मान लीजिए मैं कहता हूं मैंने पुणे में किसी पर्टिकुलर लेट से मैं कहता हूं जी मैंने टाइटन की घड़ी खरीद ली, टाइटन की घड़ी खरीद ली और मैंने नोट बनवा ली जिसके ऊपर लिखा कि मैं 1 महीने के अंदर पेमेंट कर सकता हूं, मेरे पास प्रिविलेज है, कोई कार्ड है, कुछ भी है, वट। तो मैंने कहा मैं पेमेंट इसकी 10,000 रुपए की कर सकता हूं विद इन 1 मंथ, और पेमेंट में कहीं भी कर सकता हूं। तो मैं मुंबई गया हुआ था घूमने के लिए, मुझे टाइटन का हेड ऑफिस दिखा, मैंने कहा और कुछ घड़ियां भी देख लेते हैं, मैं यहीं चला जाता हूं, और याद है यार पेमेंट भी तो करनी थी, तो मैंने उन्हें कहा ये देखो नोट है, नोट नोट पैसे वाला नोट नहीं, रिटर्न वाला नोट, राइटिंग वाला नोट। तो मैंने कहा नोट है जी 10,000 रुपए देने थे, आपको ही दे देता हूं। अब अपने सामान कहां से लिया था, पुणे ब्रांच से, पेमेंट कहां कर रहे हो, बॉम्बे हेड ऑफिस में, तो ये काम हो गया। कहता है एचओ ने 10,000 कलेक्ट तो कर लिए मेरे से, एचओ तो मना नहीं कर सकता क्योंकि वो भी टाइटन है, लेकिन कहते ब्रांच को कुछ नहीं पता। अब मैंने खरीदा कहां से था, ब्रांच से, मैं डेटर किसका हूं, ब्रांच का। अगर ब्रांच ही मुझसे पैसे लेती तो ब्रांच एंट्री करती, कहती राहुल ने पैसे दिए भाई, कैश आ गया, खुशियां मनाओ, कैश टू डेटर, ये करेक्ट एंट्री होती अगर ब्रांच को कैश जाता। लेकिन कैश किसको पहुंच गया, एचओ को। तो एचओ क्या कहेगा, एचओ कहेगा अरे कैश आ गया, लेकिन ये कैश किसको देना है, ब्रांच को, तो ब्रांच को क्रेडिटर बना लो। और ब्रांच क्या कहेगी, ब्रांच कहेगी भाई मेरा डेटर तो कम हो ही गया ना, मैंने पैसे दे दिए, ब्रांच का डेटर तो कम हो ही गया, लेकिन पैसे नहीं है, तो ब्रांच कहेगी एचओ को डेटर बनाओ। अब हम एचओ से पैसे लेंगे क्योंकि एचओ इसका अमाउंट रिसीव कर चुका है, तो एंट्री होगा पुत्र एचओ टू डेटर्स। आजा भाई, आजा भाई, एचओ टू डेटर्स पुत्र कितने रुपए से, 10,000 रुपीज से। लास्ट एंट्री देखते हैं जी, लास्ट ट्रांजेक्शन। कहता जी ब्रांच ए, मतलब कौन, ये ब्रांच ए कौन है, ये देखिए हमारी वाली ब्रांच जिसकी बुक्स में एंट्री करें वो ब्रांच ए ही है। इनकर्ड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया जी, व्हाट इज दिस। कहता जी ब्रांच ए ने 3,000 का खर्चा किया ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। अब अगर खुद का खर्चा होता तो आप एंट्री क्या करते, अगर ब्रांच का खुद का खर्चा होता आप कहते भाई एक्सपेंस टू कैश, लेकिन आपका खर्चा तो है ही नहीं, आपने किसके बिहाफ पर किया, ब्रांच बी से, मतलब आप ब्रांच बी से वसूलोगे, पेमेंट तो गई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ब्रांच बी को डेटर बनाना चाहिए, ब्रांच बी टू कैश। लेकिन रूल ये कहता है कि कोई भी ब्रांच आपस में दूसरी ब्रांच के साथ अपनी अकाउंटिंग नहीं खोलेगी। एचओ कहता भाई वो काम हमारा है, तुम्हें डेटर क्रेडिटर बनाना है, दूसरी ब्रांच को मत बनाओ, हमें बनाओ। तो एंट्री होगी एचओ टू कैश, हम एचओ को डेटर बनाएंगे कि भाई हमने ब्रांच बी के बिहाफ पे खर्चा कर दिया, लेकिन इसके पैसे हम वसूलेंगे तुमसे ही। तो एचओ टू कैश होगा पुत्र 3,000 रुपीज से। बहुत ही बढ़िया मजेदार जबरदस्त जर्नल एंट्रीज हैं ये लीजिए जी पुत्र, एचओ टू कैश 3,000 रुपीज से ये वाली जर्नल एंट्री आप करेंगे, ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में कुछ खास ज्यादा होता नहीं है, मेनली एग्जाम में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसे कहूंगे जो फॉरेन ब्रांच है वो भी इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही हिस्सा होती है, तो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स का मेनली आता है। तो अब हम इस प्रश्न पर चलते हैं। तो फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या है कि भैया हेड ऑफिस है एक पर्टिकुलर कंट्री में और जो ब्रांच है वो उस कंट्री में है ही नहीं, वो दूसरी कंट्री में है। अब कई बार लोग कहते हैं कि यार ये ब्रांच डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। यार सोचो, जिस दिन तुम अपने घर वालों से इजाजत लेके इंडिया से इंडिया में नहीं बाहर घूमने चले गए, मतलब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम इंडिपेंडेंट हो चुके हो। तो जब फॉरेन ब्रांच की बात आती है, मींस ये वाली ब्रांच कौन सी है पुत्र, जो इंडिपेंडेंट है, जो बड़ी हो चुके, कहती है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं, तो ये वाली ब्रांच होती है इंडिपेंडेंट। नॉर्मली क्वेश्चन कैसा बनता है, इंडिया में है ब्रांच,
सॉरी, आपका इंडिया में हेड ऑफिस, फॉरेन में है ब्रांच, लेकिन वाइसा वर्सा भी हो सकता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट बस ध्यान रखो कि दो कंट्री इन्वॉल्व है, हेड ऑफिस कंट्री 1 में है तो ब्रांच कंट्री नंबर 2 में है, तो ब्रांच कंट्री नंबर 2 में है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया में अगर हेड ऑफिस है, मेनली क्वेश्चंस बनेंगे जहां पर इंडिया में हेड ऑफिस है, ब्रांच बाहर है। मान लो इंडिया में हेड ऑफिस है, ब्रांच है जी यूएस में, अब यूएस में करेंसी चलती है जी डॉलर। तो जब फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे तो इंडिया के रूल्स के हिसाब से आपको क्या करना होगा, जितने भी ब्रांचेस हैं आपकी बाहर, उनको भी आपको कंसोलिडेट अपने साथ करना होगा, उन ब्रांचेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी तो आपको चेक करनी है। तो उसके लिए फॉरेन ब्रांच का कॉन्सेप्ट जो है पुत्र आ जाता है। इसमें फर्दर दो चीजें बनती हैं, इट कैन बी आइदर द ईफो और नीफो, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन या नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। क्वेश्चन खुद ही इसके बारे में बताएगा। सारे रूल सेम रहते हैं एक्सेप्ट द वैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट एंड द डेप्रिसिएशन। अगर ईफो होता है, अगर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो फिक्स्ड एसेट के लिए उसका रेट ऑफ, कौन सा रेट लगता है, जो डेट ऑफ परचेज वाला था। लेकिन अगर नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो फिक्स्ड एसेट और उसकी डेप्रिसिएशन दोनों के लिए ईयर एंड का क्लोजिंग रेट जो है पुत्र लगता है जब आप कन्वर्ट करते हो ट्रायल बैलेंस को। आइए जी, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी चीज में आपको क्वेश्चन के साथ साथ पुत्र सिखाते जाना है। इसे गलते बोल लो जय माता दी, इसे गलते बोल दो एक बार जय माता दी। लो भाई पुत्र, कहता जी मून स्टार हैज अ ब्रांच एट वर्जीनिया यूएसए, द ब्रांच इज अ नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ द मून स्टार। मतलब ब्रांच जो है नीफो है, तो हमें नीफो के प्रिंसिपल्स लगाने हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच ऑन 31 मार्च 2012 पुत्र इज एज फॉलोज। तो क्वेश्चन ने आपको ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी में बता दिया, डेबिट और क्रेडिट इन यूएस डॉलर। बड़ी सारी आइटमा ने, ठीक है, इतना पढ़कर हम इसके लिए एटलीस्ट कुछ कुछ सोच सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर फिक्सचर क्या है, फिक्स्ड एसेट है। इन दोनों के लिए कौन सा रेट लगेगा जी, क्लोजिंग रेट। मैंने बता दिया आपको, नीफो में फिक्स्ड एसेट के लिए आपका क्लोजिंग रेट लगता है, एंड इवन इनकी डेप्रिसिएशन के लिए भी। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, उसके बाद जो भी ड्यूरिंग द ईयर वाली चीजें, मतलब ड्यूरिंग देयर परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, इन सब के लिए लगता है जी एवरेज रेट। तो परचेज सेल के लिए आ जाएगा आपका एवरेज रेट। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन एचओ के साथ हुई है, आपने सामान मंगवाया या वापस किया, या फिर कोई कैश की ट्रांजैक्शन हुई, या फिर आपका बैलेंस कितना पड़ा है एक दूसरे की बुक्स में, वो सभी एक्चुअल पर आते हैं। तो गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, ब्रांच ने लिखा है कि हमें $32,000 के गुड्स आए, ये भेजे किसने, एचओ ने। एचओ का भाई इंडिया में, उसको तो पता है ना कितने रुपए के थे जब भेजे थे, तो ये एक्चुअल पर आता है। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। सैलरीज, कैरेज इनवर्ड, रेंट रेट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ये सारे खर्चे, ये सारे एवरेज रेट पर आपके आएंगे। हेड ऑफिस का अकाउंट है, ये आपका कैसे आएगा जी, एक्चुअल पर आएगा। डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, कैश एट बैंक, कैश एंड नॉर्मल एसेट, लायबिलिटी है, ये सब जाते हैं जी आपके पुत्र क्लोजिंग रेट पर। ये सारे जाते हैं पुत्र क्लोजिंग रेट पर। चलिए अब देखते हैं जी, क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आर गिवन। कहता है जी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है $400 की, तो हम जानते हैं नॉर्मल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, इसमें आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर लेनी है। कहता है जी डेप्रिशिएट करना ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर को 10% पर एनम है WDV। तो ये जो वैल्यू दी है WDV ही है, इसके ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन लगा देना दोनों के ऊपर। क्वेश्चन कहता है जी एचओ सेंट गुड्स टू ब्रांच 15,80,000। तो जो गुड्स सेंट था आपका, इसकी रुपी वाली वैल्यू बता दी एक्चुअल कितनी, 15 लाख पुत्र 80,000 रुपी दी वैल्यू। कहता है जी हेड ऑफिस शोज एन अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच। एचओ कह रहे हैं मैंने ब्रांच से 20,50,000 रुपए लेने हैं, ब्रांच कह रही है मैंने, कहां गया, ब्रांच कह रही है जी मैंने हेड ऑफिस को $45,600 देने हैं, ब्रांच के लिए क्रेडिटर है, और इसकी वैल्यू कितनी उसने एक्चुअल में अमाउंट बता दिया। एचओ कह रहे हैं मैंने तेरे से 20,50,000 लेने, तो इसकी तो एक्चुअल वैल्यू हमें मिल ही जाएगी पुत्र। कहता है जी क्लोजिंग स्टॉक है हमारा $21,500 का, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, लेकिन इस पे लगेगा जी क्लोजिंग रेट। क्वेश्चन फर्दर कहता है देयर आर नो ट्रांजिट आइटम आइदर एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ ईयर। फॉरेन ब्रांच में नॉर्मली ट्रांजिट वाली आइटम रखता ही नहीं है। नॉर्मल इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन में अगर ट्रांजिट वाली आइटम होती है, तो जो आपकी एक दूसरे की बुक्स में आपका अकाउंट होता है, ब्रांच की बुक्स में एचओ और एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट, वहां पर एंट्री करके उसको ठीक कर लिया जाता है। चलो जी अब रेट्स की इन्फॉर्मेशन कहता है 1 अप्रैल 2010 जो फिक्स्ड एसेट परचेज किए थे ना, तो रेट था 43 रुपी टू $1। अब ये तो इररिलेवेंट है, क्यों, क्योंकि ये तो ईफो में चाहिए, हमारा क्वेश्चन नीफो गए, तो क्वेश्चन जानबूझकर ऐसे इंग्लिश दे रहा है कि बच्चे देख कर कंफ्यूज हो जाए। और सीए में बच्चे इसलिए फेमस हैं कि इंस्टीट्यूट ने कोई लाइन लिखे तो सोचते कुछ तो करना है, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, तो कुछ तो हार करेंगे हम, ऐसा नहीं, ऐसा चैलेंजिंग नहीं करना है आईसीआई को भैया। तो इररिलेवेंट डिटेल है। 1 अप्रैल 11 क्वेश्चन ने ट्रायल बैलेंस दिया 31 मार्च 12 का, तो ओपनिंग क्या हो गया 1 अप्रैल 11, तो 1 अप्रैल 11 का जो रेट है ये हो गया ओपनिंग रेट। 31 मार्च को रेट है 50 रुपए, ये हो गया जी क्लोजिंग रेट। और एवरेज रेट ड्यूरिंग द ईयर कितना है जी, ₹45 का। ठीक है, क्वेश्चन कहता क्या करो भैया, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स गिवन कन्वर्टिंग द डॉलर इनटू रुपी। कहता भाई जितने तुम्हें एडजस्टमेंट दिए ना, सारी
कंसीडर करते हुए ट्रायल बैलेंस बनाओ। अब अगर क्वेश्चन ना भी कहता तो जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है उसको हमेशा आपने इंक्लूड करके ही बनाना है, लेकिन उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन का मेन पॉइंट है तो क्वेश्चन चाहता है इसको भी आप ट्रायल बैलेंस जब कन्वर्ट करोगे इसको भी एडजस्टमेंट को कर डालो, उसका ट्रायल बैलेंस बनाओ। कई बार बच्चे ना बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट की बात मानने लग जाते हैं, कहते सर इसने लिखे है इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट गिवन सर व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, सर मैं तो इसको भी लूंगा क्लोजिंग स्टॉक। ओ पुत्र ऐदा दे कम नहीं करने, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस दा पार्ट नहीं हुंदा। हाँ जी, उसके बाद कहता जी क्वेश्चन क्या करना, एक मिनट जी, उसके बाद क्वेश्चन कहता जी क्या करना, क्या ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट डिपिक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट पोजीशन ऑफ ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मूनस्टार फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द बैलेंस शीट। भाई सीधा यहीं तक बोल देता, इतनी इंग्लिश की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ठीक है क्वेश्चन लिखी है तो भाई सर आंखों पर इंग्लिश। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पुत्र, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कन्वर्ट करते हुए, क्योंकि पहले ट्रायल बैलेंस जब बनेगा उसी के बाद आपका ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट वाली सारी चीजें बेटा बनेंगी। ठीक है, आइए जी, तो उत्तर नंबर 2 बुक्स ऑफ मून स्टार हेड ऑफिस की बुक्स में बना रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वर्जीनिया ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन दी रूपी। कौन सी डेट को, एज एट 31 मार्च 12, जो डेट है उसी डेट पर कर रहे हैं, बस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉलम देख लो जी क्या क्या है ध्यान से, पर्टिकुलर्स है पुत्र जिसमें सारा इंग्लिश लिखेंगे, डेबिट डॉलर क्रेडिट डॉलर, ये तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, इतना डाटा क्वेश्चन ने दिया है, हमने उसके बाद जो खुद से चीजें बनानी है ये तीनों इंपॉर्टेंट जी। हाँ जी, सबसे पहले क्या है, एक्सचेंज रेट जो हमने खुद से तय किया है, डेबिट में रुपी और क्रेडिट के रुपी। ये कैसे आएगा, जो आइटम डेबिट डॉलर की है उसको एक्सचेंज रेट से गुना करोगे तो डेबिट का रुपी आ जाएगा, जो आइटम क्रेडिट की है उसको एक्सचेंज रेट से गुना करोगे तो क्रेडिट का रुपी आ जाएगा। यो बात है सारी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइटम क्वेश्चन में आपको दी थी पुत्र ऑफिस इक्विपमेंट 48,000 की, और साथ में कहा था 10% डेप्रिसिएशन लगा देना, और क्वेश्चन ने कहा जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट को इंक्लूड करो। तो 48,000 में से 10% माइनस कर दो, आपकी इक्विपमेंट की वैल्यू रहेगी $43,200, और एक्सचेंज रेट कितने जी, 50 रुपए का क्लोजिंग रेट, मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई। और मैंने क्या कहा था, एसेट और उसकी डेप्रिसिएशन दोनों पर सेम रेट लगेगा। पहली बार जब क्वेश्चन ने बोला आपको कि ये वाली एडजस्टमेंट भी कर दो, तो एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो एसेट तो कम हो ही गया, 48,000 से 43,200 रह गया, और डेप्रिसिएशन डेबिट मतलब एक खर्चा आपका आ गया, और खर्चे क्या होते हैं जी, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन आ गई इसकी 10% के हिसाब से 4800, सेम क्लोजिंग रेट लगेगा और ये वैल्यू आ गई। देन पुत्र उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर दूसरा एसेट आपको दिया है, फर्नीचर फिक्सचर 3200 का, इस पे भी 10% की उसने बोला डेप्रिसिएशन लगाना, तो लगाकर बच गया 2880, 50 रुपए का क्लोजिंग रेट, ये आ गई वैल्यू जी। एंड सिमिलरली इसका भी डेप्रिसिएशन जो है अलग से आ जाएगा 3200 का 10%, और सेम क्लोजिंग रेट लगाकर आपने वैल्यू निकाल ली। ये तो फिक्स्ड एसेट की बात कंप्लीट हुई। हम एक एक करके ट्रायल बैलेंस में जिस हायरार्की में आइटम दी थी उसी हायरार्की में लिखते पुत्र चल रहे हैं। फिर आ गया जी ओपनिंग स्टॉक $22,400, ओपनिंग रेट 47 लगाकर मल्टीप्लाई कर दिया। परचेज और सेल के लिए क्या लगेगा जी, एवरेज रेट, जो वैल्यूज दी थी एवरेज रेट से गुना किया, और ये वैल्यूज टीबी में आ गई जी अपडेटेड। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइटम कौन सी है, गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ वाली, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल पर आती है, तो इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूँ। ये लीजिए गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, उसने आपको बताया जी $32,000 का सामान है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें दी थी, तो आप यू नीड नॉट मल्टीप्लाई इट बाय एनी पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट, इसकी सीधा सीधा वैल्यू आप लिख देंगे। एक ये था, और ऐसी ही एक आइटम कौन सी थी, एचओ अकाउंट, वो भी मार्क कर देता हूँ पहले। ये लीजिए जी, कहाँ हो तुम, यहाँ हो तुम, ये लीजिए जी एचओ अकाउंट। तो ब्रांच कह रहा था अपनी बुक्स में कि भाई 45,600 ना क्रेडिट बैलेंस है, मतलब एचओ को पैसा देना है मैंने इतना, और एचओ कह रहे हैं कि मैंने 20,50,000 रुपए लेने हैं, तो ये हमें एक्चुअल फिगर ही पता है, इसलिए यहां पर भी कोई एक्सचेंज रेट नहीं लगेगा। उसके बाद आई जी नेक्स्ट पॉइंट, ऊपर वापस चल रहे हैं, सैलरीज। सैलरीज दी थी 32, और क्वेश्चन ने नीचे लिखा था 400 की आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या होती है एंट्री होती है जी सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो एक तो आपका सैलरी 3200 था, जब आपने 400 की आउटस्टैंडिंग की एंट्री करी तो आपका 400 से सैलरी बढ़ गया, टोटल हो गया 3600, और क्या है ये आपका खर्चा ड्यूरिंग द ईयर, तो एवरेज रेट लगेगा 45 का। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक नया अकाउंट लायबिलिटी के तौर पर खड़ा हो गया, लायबिलिटी कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की आइटम पे क्या लगेगा, क्लोजिंग रेट, तो $400 क्रेडिट, क्लोजिंग रेट 50 का लगाकर ये आ गया जी आपका 20,000। उसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चन ने 4 खर्चे दी और दिए थे, कैरेज इनवर्ड, रेंट रेट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सारे आपने डेबिट में दिए हुए, सबके ऊपर सेम वे में एवरेज रेट लगाकर आपने इन सबकी रुपी वैल्यू पुत्र निकाल लेनी। उसके बाद 4 आइटम और थी, डेटर, क्रेडिटर, कैश एडमेंट, कैश इन एंड, सबकी वैल्यू आपको क्वेश्चन ने डॉलर में दी थी, सभी बैलेंस शीट में लेकर जाने वाली आइटम है, तो सबको क्लोजिंग रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग निकाल देंगे। अगर कोई भी डिफरेंस आता है
इस ट्रायल बैलेंस में। सर ट्रायल बैलेंस तो टैली होता है, हाँ टैली होता है, लेकिन जब आपने इसको कन्वर्ट किया, किसी के ऊपर ओपनिंग रेट, किसी के ऊपर एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, इतने डिफरेंट तरह के रेट्स यूज करे कि ट्रायल बैलेंस वेरी मच पॉसिबल टैली ना हो, उस केस में अगर कोई भी बैलेंसिंग फिगर आती है तो कहां जाएगी? अगर ईफो होता, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, उस केस में एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस जाता है पीएनएल में। अगर है नीफो, उस केस में जो बैलेंसिंग फिगर है वो जाती है जी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। तो ये आगे जी आपका एक्सचेंज डिफरेंस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में 466,800, जो कि हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्रेडिट बैलेंस आया है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आप इसको लिखेंगे। एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया पुत्र, उसके बाद क्वेश्चन विच कोई दम हैगा ही नहीं, बहुत आसान हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं जी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ वर्जीनिया ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग। आपने क्या करना है जी, ट्रायल बैलेंस में देखना है कौन कौन सी ट्रेडिंग वाली आइटम है। कौन सी है भाई? परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड। लो भाई हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 10 ऊपर से वैल्यू उठाइए। ओपनिंग स्टॉक 1050 to 800, परचेजेस 4320,000, सेल्स 74,88,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,75,000, कैरेज इनवर्ड 18,000। और एक मेन आइटम थी जी आपकी गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ, क्योंकि एचओ भेज रहा है ब्रांच को गुड्स, जब ये गुड्स आएंगे तभी तो इनसे व्यापार होगा, तो ये तो बिल्कुल ट्रेडिंग की आइटम बनती है। और आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है पुत्र 15,92,200, जो कि हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। एंड वी नो द ग्रॉस प्रॉफिट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द पी एंड एल अकाउंट। तो ये आ गया जी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,92,200। अब उसके अलावा कौन कौन सी आइटम आएगी आपके पी एंड एल में? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन आ गई दोनों आपकी, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर फिक्सचर। उसके अलावा आपकी सैलरीज आ गई जी, उसके रेंट रेट टैक्सेस, इंश्योरेंस और ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सारी आइटम आपकी आ जाएगी एक एक करते हुए। वैल्यू सेम टीबी से आपने उठाकर लिख लेनी जो रुपी वाली वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2,40,000, फर्नीचर फिक्सचर की डेप्रिसिएशन 16,000, सैलरीज पुत्र 1,62,000, रेंट रेट एंड टैक्सेस 36,000, इंश्योरेंस 18,000, ट्रेड एक्सपेंस 18,000, और आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाता है जी नेट प्रॉफिट 11,02,200 रुपी था। तो ये नेट प्रॉफिट आपका फाइनल हो गया। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। तो फाइनली हम आगे जी बैलेंस शीट पर। सो बैलेंस शीट ऑफ द वर्जीनिया ब्रांच एज एट 31 मार्च 12, क्या क्या आएगा जी? ट्रायल बैलेंस में से आइटम देखोगे एक एक करके। सबसे पहले था वहां पर ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, फर्नीचर फिक्सचर आ गया, उसके अलावा उसके बाद सीरियल ऑर्डर में अगर चलना चाहो, उसके बाद था जी सैलरीज वाला पॉइंट, तो उसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया। उसके बाद था ब्रांच की बुक्स में एचओ क्रेडिटर था तो 20,50,000 वो वाले आ गए। फिर सन्ड्री डेटर 4,80,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर 3,40,000, ये सारी वैल्यूज आपने लिखी हुई हैं। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड भी आपने लिखा हुआ है 1,20,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक सेम जितना ट्रेडिंग में है उतना ही आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमने यहाँ पर ये देखो जी ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखकर बता दिया था, $21,500 का था, और $1 का क्लोजिंग रेट जो है 50 का है, तो 10,75,000 रुपये बनता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, नीचे बताया हुआ है लिखकर, ठीक है। हमने क्लोजिंग स्टॉक टीबी में नहीं आता, एडजस्टमेंट होता है हमेशा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिखो, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है बेटा? बैलेंस शीट में भी आ जाता है। उसके अलावा जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आई थी, तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आ गया, और अभी अभी पी एंड एल बनाया था वहां से नेट प्रॉफिट भी आ गया 11,02,200 रुपए का। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ये बैलेंस शीट पुत्र हो जाएगा टैली ते बोलो ताला लाला। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है जी कंप्लीट। ब्रांच अकाउंटिंग के 2 सेशन हमने किए, एक लास्ट सेशन किया था, एक ये वाला सेशन, ब्रांच कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जब अकाउंट्स के, तो एक नए चैप्टर की बात जो है हम करेंगे। मजा आ गया जी सेशन करके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और सारे सब्जेक्ट्स, जिस बच्चे के बहुत ग्रुप्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपके नहीं है, आपके फ्रेंड्स के हैं, तो उनको जरूर बोलिए कि इन सेशंस को करें, उन्हें डेफिनेटली मदद मिलेगी। मैं राहुल गर्ग किसी के साथ लेता हूं अलविदा।